स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे पहले आपने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में, यानी जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कॉज करते हैं। आपने देखा कि उनके प्रभाव क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्रिवेंट यानी कंट्रोल किया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो चलिए अब हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो हमने देखा जो वैक्सीनेशन होता है वो बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए, यानी वैक्सीनेशन को हम कहते हैं टीकाकरण। हम जानते हैं जब इसका जो बहुत कॉमन जो एग्जांपल है वो है कोविड के टाइम पे हम सब ने वैक्सीनेशन लिया था, जिसे हम टीकाकरण कहते हैं। तो वैक्सीनेशन को डिफाइन करने से पहले हम इम्यूनाइजेशन को देखेंगे। तो इम्यूनाइजेशन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है प्रतिरक्षीकरण। तो जो इम्यूनाइजेशन जो वर्ड है वो वर्ड निकला है इम्यून से। कहाँ से निकला है? इम्यून से। और इम्यून से एक और वर्ड निकला है, वो निकला है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है ये समझने के लिए ये जरूरी है हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पहले जानें। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर वाले जगह होते हैं वहाँ पे भी पाए जाती हैं, और बहुत कोल्ड क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव, यहाँ पे हमने सूक्ष्म जीवों की बात की, सूक्ष्म जीव चारों तरफ पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। यानी कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हानिकारक भी होंगे और कुछ लाभदायक भी होंगे। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत सारी डिजीजेस को कॉज करते हैं, और इन डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। तो अगर सूक्ष्म जीव चारों तरफ होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये इजिली हम पे जो होते हैं जो बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हम हमेशा ही बीमार होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव तो हमेशा ही हमारे चारों तरफ होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा ही बीमार रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सिस्टम हमारे बॉडी में होता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम हम उन्हें कहते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जो भी रोग होते हैं उनसे, जो भी ये सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी उनकी रक्षा करता है। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम है जो भी ये रोग होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे शरीर की रक्षा करना। तो हम कह सकते हैं कि जो रोगों से निजात पाने के लिए या रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इम्यून सिस्टम की, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हमने क्या समझा कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम की क्षमता है, और कौन सी क्षमता है? रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात। हमने कहा ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात। जन्मजात जो इम्यूनिटी होती है ये जन्म से ही होती है, यानी जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है या बॉर्न होता है तो ये जो इम्यूनिटी होगी उसमें होगी। और ये इम्यूनिटी कहाँ से आती है? ये आती है उसकी मदर से। जैसे कि हम अगर जन्मजात इम्यूनिटी की बात करें तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, या फिर वो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। हम
जो जन्मजात इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स को क्या कहते हैं? बैरियर्स को क्या कहते हैं? बैरियर्स को कहते हैं हिंदी में जो जैसे कि बैरियर होता है कि जो हमें किसी की एंट्री को रोकता है ना। जैसे कि अगर एक कमरा है और कमरे की जो दीवारें होती हैं वो बैरियर होती हैं, यानी वो किसी भी चीज़ की एंट्री को रोकती हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए दरवाजे से गुजरना होगा। तो हमने कहा था कि जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है उसमें कुछ बैरियर होते हैं। तो सबसे पहला जो बैरियर उसमें आता है वो आता है स्किन। स्किन यानी हमारी त्वचा। तो हमारी जो त्वचा होती है, हमें पता है कि ये कंटिन्यूसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में होती है, यानी सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ होते हैं और हमारी त्वचा इनके बराबर कांटेक्ट में आती रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारी त्वचा बैरियर का काम नहीं करेगी तो सूक्ष्म जीव आसानी से हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो जन्मजात यानी इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी मदर से हमें मिलती है, और ये इसमें जो सबसे पहला जो बैरियर था वो स्किन था। तो स्किन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन से ये एंटर कर पाते हैं। बाकी जो अधिकतर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी बॉडी से एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड बैरियर आता है वो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने जब बात की थी डाइजेशन की, तो हमने डाइजेशन में कहा था कि जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में क्या होता है? लाइसोजाइम में क्या होता है? लाइसोजाइम में जो ये जो एंजाइम होता है, जब भी फूड में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? सूक्ष्म जीव को, ये क्या करे? सूक्ष्म जीव को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोक रहा है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला क्या आया? हमारे पास सलाइवा आया। और जो सेकंड आता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो HCl क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो HCl होता है, जो HCl होता है वो कहाँ रिलीज होता है? वो होता है हमारे स्टमक में। वो होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl। HCl का भी जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, यानी ये क्या करते हैं? हमारे जो स्टमक में अगर कोई सूक्ष्म जीव चले गए हैं, जो बैक्टीरिया चले गए हैं, उन्हें किल करता है। एक जो और बैरियर आता है तो वो आता है हमारा WBC। जो बैरियर आता है वो आता है WBC। ये जो हम बैरियर पढ़ रहे हैं ये इनेट इम्यूनिटी के पढ़ रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी हमने कहा था कि वो होती है जो जन्मजात होती है। WBC का जो फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं किसका पार्ट होती हैं? ये पार्ट होती हैं हमारी ब्लड का। तो ब्लड में कितनी सेल हमने पढ़ा था? ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। उनमें से जो WBC होता है वो क्या करते हैं? हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है WBC। तो ये तो हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है, जो सेकंड हमने कहा था वो आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो सेकंड में हमने पढ़ा था, हमने बात की थी जो हमने इनेट एक फर्स्ट हमारे पास आया था इनेट इम्यूनिटी, सेकंड हमने बात की थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? अर्जित इम्यूनिटी।
अर्जित का क्या मतलब होता है? जिसे हम अर्जित करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसे लैंग्वेज नहीं आती, उसे कहना नहीं आता है, पर धीरे धीरे वो क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है, यानी अर्जित करता है। वैसे ही जो एक इम्यूनिटी होती है, कुछ इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे जैसे जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो वो उस इम्यूनिटी को अर्जित करता है, और उस इम्यूनिटी को अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। हमने कहा था इम्यूनाइजेशन क्या होती है, यानी इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन होती है कि इम्यूनिटी को जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है, यानी हम इम्यूनिटी को एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी को जो अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने कहा इम्यूनाइजेशन। तो हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि टीकाकरण किसे कहते हैं, यानी जो वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। तो ये तो हमें पता है कि वैक्सीन लगती है, तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, हमने देखा है कि इंजेक्शन के थ्रू कुछ फ्लूइड होता है और वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। तो इंजेक्शन होते हैं और वो हमारी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, तो जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं वैक्सीन, और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन और टीकाकरण कहते हैं। अब यदि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है, इसका क्या एक रीज़न होता है कि हमें वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो जो और वैक्सीन क्या होती है, जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो वैक्सीन हम देखते हैं कि जो वैक्सीन हमने कहा था, वैक्सीन में क्या होती हैं, कुछ पैथोजन होते हैं, पैथोजन या हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम वैक्सीन में क्या करते हैं कि ये जो पैथोजन होते हैं इन्हें हमारी बॉडी में इंसर्ट करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में क्यों डालते हैं, ये जो अगर हम डालते हैं तो हम क्या बीमार नहीं पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब वैक्सीन में इन पैथोजन को डाला जाता है तो ये जो पैथोजन होते हैं ये क्या होते हैं, या तो ये डेड होंगे या इनएक्टिव होंगे, यानी ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की जो रोग होते हैं वो उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो अभी भी आपका जो क्वेश्चन था कि हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, अभी भी आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा। तो हम वैक्सीनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पैथोजन है, पैथोजन की जो सेल होगी, जैसे हमने माना ये एक सेल है और हमने कहा कि हर एक सेल पे क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हमने कहा ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन। और ये एंटीजन क्या होते हैं, ये एंटीजन इसकी जो जैसे कि नेम प्लेट होती है, किसी भी हम घर में जाते हैं तो उसकी नेम प्लेट क्या इंडिकेट करती है कि ये इसका घर है, यानी वो पहचान होती है। तो जो एंटीजन होती है वो किसकी पहचान होती है, सेल की पहचान होती है, यानी ये सेल की पहचान है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी की सेल को पहचानता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि कौन सी सेल्फ सेल होती है, कौन सी नॉन सेल्फ सेल होती हैं, यानी वो अपनी ये जो एंटीजन होते हैं इन एंटीजन के थ्रू पहचानता है। जैसे ही हमने पैथोजन को हमने बॉडी में डाला, हमने क्या किया, पैथोजन को बॉडी में डाला, बॉडी में ये सेल गए और ये है पैथोजन का सेल और ये है इसके एंटीजन। अब हमारे जो एंटीबॉडी हैं उन्होंने इसे पहचाना कि ये जो है हमारी बॉडी का सेल नहीं है। जैसे ही उन्होंने इसे पहचाना वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो करते हैं एंटीबॉडी को सिक्रीट करने लग जाते हैं। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रोटीन होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये वो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसे होते हैं, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, ये होता है। इसमें क्या होते हैं कि ये जो जुड़े होते हैं ये सल्फर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किससे,
सल्फर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसमें दो चेन होती हैं, एक होती है हैवी चेन, ये जो है हैवी चेन है, यानी ये हम क्या कहते हैं, इसे भारी कहेंगे, भारी चेन। और ये लाइट चेन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हल्की चेन होती हैं, ये क्या होंगी, हल्की चेन होंगी। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन क्या होता है कि ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है, यानी ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है। और ये क्या करेगा, ये जो सेल, ये जो एंटीजन पे बाइंड करेगा और एंटीजन को क्या करेगा, किल कर देगा। कैसे, या तो ये इस सेल को, ये जो हमारा है एंटीजन, ये है हमारी सेल है, हमारी नहीं, ये है पैथोजन की सेल है, यहाँ पे लगा है एक एंटीजन। अब ये है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। या तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसके अंदर चली जाएगी और ये इस प्रोसेस को कहते हैं इनगल्फ, यानी निगलना। ये क्या करता है, निगल जाता है इसे, ये क्या है, निगलना। यानी कि ये जो एंटीबॉडी था, ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ से रिलीज हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलीज हुआ। और क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि जब उसे पता चला कि हमारी बॉडी में कोई क्या है, फॉरेन सेल है, यानी फॉरेन सेल को हम कहते हैं नॉन सेल्फ सेल। इसका मतलब कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। जैसे ही जो एंटीबॉडी था उसे ये लगा कि हमारे जो बॉडी में नॉन सेल्फ सेल आ गया है, तो एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन पे अटैच हो जाती हैं और इस पूरी सेल को क्या करती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। डाइजेस्ट कैसे करेगी, ये निगल जाएगी, या तो क्या करेगी, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करेगी और इस पूरे सेल को क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देगी। तो हमने ये देखा कि जो वैक्सीनेशन में क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो फॉरेन जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें किल कर देती है। तो यहाँ पे अभी भी आपका जो क्वेश्चन था कि हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, क्या आपको इसका जवाब मिला, नहीं, क्योंकि अभी तो हमने ये देखा कि ये जो पैथोजन को किल कर रहा है ये तो हम ही नहीं डाला था वैक्सीन के थ्रू। तो इसे डाल के हमें क्या फायदा हुआ, हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन का क्या एडवांटेजेस है। अब हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे कि वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस क्विकली विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये लाइन क्या कह रही है कि जो वैक्सीन होती हैं ये मेमोरी सेल को जनरेट करती हैं। यानी अगर कोई एक पैथोजन, हमने माना कि हमने कहा कि जो ए पैथोजन है, ए पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर्ड हो गया और ए पैथोजन के लिए हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। अब जब एंटीबॉडी बन गई है तो ए पैथोजन क्या हो गया, किल हो गया। अब जब ये सेम पैथोजन यानी सेम ए पैथोजन अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी सेल बी एंड टी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी और ये क्या करेगी, बहुत क्विकली जो पैथोजन ए है उसे किल कर देगी। यानी जब फर्स्ट टाइम था तो तब एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगा था और इस प्रोसेस को जनरेट होने में टाइम लगा था, पर जब सेकेंड टाइम इसी पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया, यही पैथोजन जब हमारी बॉडी में आया तो क्या हुआ, फिर जो ये जो पैथोजन था तो बहुत एंटीबॉडी बहुत क्विकली जनरेट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, मेमोरी सेल थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मेमोरी सेल क्या होती है, जनरेट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे पोलियो पिलाया जाता है, क्यों, और उसे बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि ताकि उसकी बॉडी में क्या होगा, मेमोरी सेल जनरेट हो जाती हैं। उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो डिजीज कॉज तो नहीं करते हैं, पर वो क्या करेंगे, मेमोरी सेल के जनरेशन में हेल्पफुल हो जाते हैं। एक बार अगर मेमोरी सेल का जो जनरेशन हो जाता है तो जब भी कोई पैथोजन अगर आया तो वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो
तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन को समझने से पहले हमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन को समझना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या था? जब हमने वैक्सीनेशन किया था और वैक्सीनेशन में क्या हुआ था, फिर एंटीबॉडी जनरेट हुई थी। तो जब एंटीबॉडी जनरेट हुई हमारी बॉडी के अंदर, तो हमने उसे कहा एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वो क्या था? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन आया, तो इसमें क्या होता है हम पढ़ेंगे, इफ a person is infected with some deadly microbes। अब deadly microbes क्या होते हैं? जैसे कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं जब वो डिजीज कॉज करते हैं तो वो एक नॉर्मल डिजीज होती है और वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है, बट कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होता है, वो डेथ भी कॉज कर सकती है, यानी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। अब इन्होंने एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, हमारे पास एग्जाम्पल आया टेटनस। टेटनस में क्या होता है कि यदि इंसान को बहुत जल्दी उपचार ना दिया जाए, तो उपचार में क्या होगा कि टेटनस ने क्या किया कि एंटीजन बनाए होंगे वहाँ पे, और इस एंटीजन के बदले में वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना जरूरी था और बहुत क्विकली था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते तो जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में टाइम लगता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे है वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अब परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज क्या होती है, हम एंटीबॉडीज को बाहर से देते हैं, यानी ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बॉडी में नहीं होती हैं, ये क्या होती है, इनका जो फॉर्मेशन होता है आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी। यानी इन जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ बाहर से हुआ, तो हमने इंजेक्शन में क्या दिया, हमने इंजेक्शन में एंटीबॉडी प्रोवाइड कर दी और एंटीबॉडी ने बहुत क्विकली कहा किस पे फंक्शन किया, जो टिटनेस का जो भी माइक्रोब्स था उस पे फंक्शन किया और टिटनेस का ट्रीटमेंट हो गया। ओके, तो अगर आपके पास, तो ये हमने कहा था इसी टाइप की जो इम्यूनाइजेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन में फर्क पता चल गया होगा कि जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है वहाँ पे जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, यानी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। और जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है वो बाहर से होता है। अब बाहर से कहाँ पे होता है, हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है। हमने कहा हमारी बॉडी एंटीबॉडी है ये, और हमने कहा प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी कहाँ से आई, एंटीबॉडी को क्या करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम साग सब्जी उगाते हैं, वैसे ही अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो हम भी एंटीबॉडीज को उगाते हैं। कैसे उगाते हैं, जैसे कि देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया की सेल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो इसकी सेल के अंदर जो भी इसके ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होंगी। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आता है, इसे हम वेक्टर कहते हैं। ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। और जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। अब ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है एक्स्ट्रा है, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से जो बैक्टीरिया होता है उसकी सर्वाइवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल, ये जो वेक्टर है ये ना भी हो तो क्या होगा, बैक्टीरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो एक सेल थी इसने बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी सेल बना दी। अब ये जो सेल होती हैं वो बहुत प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि या तो फ्यूजन होगा या फिर स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने माना कि इसने बना दी हैं, ये सारी सेल का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि हमने इस वेक्टर में
एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिया। हमने क्या किया कि अगर ह्यूमन बॉडी से एक एंटीबॉडी उठाई और इस वेक्टर में क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, एंटीबॉडी में डाल दी। ये क्या होता है, फिर अगर यहाँ पे डाला तो इसने क्या किया, इसने फिर क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन करके इसने बहुत सारी सेल बना दी। अब इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा और एक्स्ट्रा भी होगा, इसमें भी अपना भी होगा और एक्स्ट्रा भी होगा। ये सारे जो होंगे यहाँ पे, ये वेक्टर होगा, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब हमने जो माना कि हमने एक एंटीबॉडी यहाँ पे डाली थी, तो हमें कितनी एंटीबॉडी मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कितनी एंटीबॉडी मिली, 8 1 से 8, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, किसका प्रोडक्शन हुआ, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे ही हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो एक तो एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, एक जो सेकंड एग्जाम्पल है वो होता है ईस्ट का, वो होता है ईस्ट का। तो आपने आज पढ़ा कि इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, अब पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बाहर से प्रोवाइड की जाती हैं, और आपने ये भी देखा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका कल्चर फिर कहाँ किया जाता है। तो आज के सेशन में आपने पढ़ा इम्यूनाइजेशन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, और आपने पढ़ा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो आपने ये भी पढ़ा कि जो एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी में भी होता है, और हम बाहर से भी उन्हें कल्चर करा सकते हैं। कल्चर यानी हम जैसे कि बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और ईस्ट का यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए। तो हम बाहर जो एंटीबॉडीज़ का कल्चर कराते हैं वो इसलिए कराते हैं ताकि अगर किसी भी पर्सन को इमीडिएट अगर उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ख़राब हो जाए और उसे इमीडिएट एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करा के किया जाता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।